अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दें। ये कहानी नदीम साहब की कहानी है और ये कहानी 1976-77 की कहानी है। और ये उस दौर की कहानी है जब ये लियाकताबाद के या आप कह सकते हैं कि 10 नंबर के एक बहुत मशहूर फ्लैट के अंदर रहा करते थे। ये जो फ्लैट्स थे ये तब भी मौजूद थे, ये अब भी मौजूद हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से या कुशादा स्ट्रक्चर था कि बीच के हिस्से में अपार्टमेंट या फ्लैट मौजूद थे। आगे की तरफ एक बहुत बड़ा सा सहन या बच्चों का प्ले ग्राउंड मौजूद था, जबकि अगर आप फ्लैट के बैक साइड की बात करें तो वहाँ पे गैलरी हुआ करती थी। ये क्योंकि कुशादा फ्लैट थे, बड़े फ्लैट से, तो यहाँ पे डक्ट का भी इंतज़ाम मौजूद था और तकरीबन हर घर की बैक साइड पे या पीछे की तरफ डक्ट मौजूद हुआ करती थी। शुरू में यहाँ पे कुछ सरकारी अफसरान रहा करते थे, बल्कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर सरकारी लोग रहा करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे वक्त गुजरा, ये जो सरकारी मुलाजमीन थे अपने फ्लैट्स को किराए पे देके दूसरी जगहों पे दूसरे एरियाज़ में आबाद होना शुरू हो चुके थे। हालांकि उस दौर में भी ये जो लियाकताबाद का एरिया है ये बहुत मसरूफ़ और बहुत रश वाला एरिया था। लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आती या ख़ास तौर पे जब सर्दियों में रात के 10-11 बजे का टाइम होता तो मुकम्मल तौर पे खामोशी हो जाती। ऐसा लगता जैसे वही जगह जहाँ पे अब से कुछ घंटे पहले बहुत ज़्यादा शोर शराबा था किसी कब्रिस्तान में या फिर किसी वीरान जगह के अंदर तब्दील हो चुकी है। अच्छी बात ये थी कि जो हमारे अपार्टमेंट्स थे, क्योंकि ये 3rd फ्लोर पे मौजूद थे, तो अगर हम बाहर की तरफ झांकें तो पीछे की तरफ हमें एक रेलवे फाटक या रेलवे स्टेशन या एक गुजरगाह दिखाई दिया करती थी। जैसे कि आज के दौर में भी अक्सर लोग रेलवे फाटक के साथ साथ या रेलवे ट्रैक के साथ साथ कचरा फेंक दिया करते हैं, तो उस दौर में भी इस रेलवे ट्रैक के साथ साथ बहुत सारा कचरा पड़ा होता था। उस दौर में भी जबकि इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी या शहर के अंदर इतनी लाइट का इंतज़ाम नहीं था, मेरी आदत थी कि मैं लेट नाइट तक जागता और कभी कभी लाइट के ज़रिए या फिर मोमबत्ती के ज़रिए पुरानी किताबों को, नॉवेल्स को या इस तरह की बुक्स को रीड किया करता था। मुझे सोते सोते कभी रात के 2, कभी 3 बज जाया करते थे। हालांकि मेरी जो अम्मी थी वो ज़ोर दिया करती थी कि इतनी रात को नहीं जागा करो, ख़ास तौर पे अगर जाग भी रहे हो तो बैक साइड वाला जो हिस्सा है, यानी जहाँ पे डक्ट या बैक साइड का कचरा कुंडी मौजूद है, उस तरफ ना जाया करो। अब मेरा ख्याल था कि बदबू की वजह से या वहाँ से जो ताफून उठता है उसकी वजह से मेरी अम्मी वहाँ जाने से मना किया करती हैं। खैर किस्सा मुख्तसर, ऐसी ही एक सर्द रात थी और मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन 12-12:15 बजे का टाइम था। मुकम्मल तौर पे खामोशी छाई हुई थी। मैं अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ एक नॉवेल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। इसी दौरानी में जबकि मैं मुसलसल नॉवेल के ऊपर फोकस कर रहा था, मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुई। पहले तो ऐसा लगा जैसे शायद चूहे या इस तरह का कोई जानवर है, कोई इस तरह की चीज़ है जो आपस में लड़ रही है, जिसकी वजह से शोर की आवाज़ पैदा हो रही है। लेकिन जब मैंने गौर किया तो ये जो आवाज़ें थीं शुरू में चूहे की तरह लग रही थी, फिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली या इस तरह का कोई और एनिमल लड़ रहा है। और देखते ही देखते अब ये जो आवाज़ें थीं ऐसा लगा जैसे किसी औरत की या औरतों की आवाज़ों में तब्दील हो चुकी थीं। वाज़े तौर पे लग रहा था कि बैक साइड पे, यानी जहाँ पे कचरा कुंडी मौजूद है, उस तरफ या तो औरतों की लड़ाई हो रही है या फिर कोई ना कोई मसला ज़रूर पीछे की तरफ चल रहा है। शुरू में ये जो आवाज़ें थी ऐसा लग रहा था जैसे बैक साइड की तरफ से आ रही हैं, लेकिन देखते ही देखते अब ऐसा लगा जैसे ये आवाज़ें डक्ट की तरफ से या गैलरी की तरफ से आना शुरू हुई हैं। कुछ देर तक तो मैं इन आवाज़ों को सुनता रहा, बर्दाश्त करता रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं ज़रा जाके झांक के देखता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में फ्लैट की 2 ख़वातीन की लड़ाई हो रही हो, और अगर लड़ाई हो रही होगी तो यकीनन मैं जाके बीच बचाव कराने की कोशिश करूँगा। अब इन आवाज़ों को फॉलो करते करते जब मैं डक के पास आया तो मेरे हाथ में एक मोमबत्ती मौजूद थी और उस मोमबत्ती की रोशनी में मैं डक के अतराफ में या नीचे की तरफ जो भी हिस्सा है वहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरानी में जबकि मैं इस रोशनी में तलाश कर रहा था कि वो औरतें कहाँ पे मौजूद हैं जिनकी लड़ाई हो रही है,
مجھے واضح طور پہ ڈگ کی طرف سے کسی عورت کے ہنسنے کی یا کہکہا لگانے کی ایک دم سے آواز آنا شروع ہوئی۔ یہ جو آواز تھی ہر کچھ سیکنڈز کے بعد مجھے سنائی دیتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت ہے جو مسلسل میرا مذاق اڑا رہی ہے یا میرے یہاں پہ آنے پہ ہنس رہی ہے۔ خیر میں نے جب آہستہ آہستہ کر کے ایگزیکٹلی ڈگ کے اندر کی طرف دیکھنا شروع کیا اور جب میں نے وہاں پہ غور کیا تو پہلے ایسا لگا کہ اس اندھیرے میں جو کہ ڈگ کے اندر موجود ہے تو ہلکی ہلکی سی روشنی ہے یا لال چراغ ہیں یا انگارے ہیں جو مجھے دہکتے ہوئے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہوئے نہ صرف دکھائی دے رہے تھے بلکہ کچھ دیر غور کرنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے دو آنکھیں ہیں جو مسلسل کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف کبھی نیچے اور کبھی اوپر کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ واقعی میں ایسا ہی تھا، یہ جو دو آنکھیں تھیں نہ صرف ایک طرف سے دوسری طرف موو کر رہی تھیں بلکہ اب آہستہ آہستہ اس ہلکی روشنی میں مجھے وہ چہرہ بھی دکھائی دینا شروع ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی عورت کا بہت ہی لمبا سا بہت ہی بھیانک سا چہرہ ہے اور اس چہرے پہ بے تحاشا جھریاں یا جھائیاں موجود ہیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ صرف اس کا چہرہ موجود تھا۔ جہاں تک اس کے باقی جسم کا تعلق ہے تو گردن سے نیچے نہ کوئی حصہ موجود تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صرف منہ اور اس کا اوپر کا حصہ ہے جو مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا جا رہا ہے۔ اب تک مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جیسے ہی مجھے کنفرم ہوا کہ واقعی میں یہ صرف چہرہ ہے جو کبھی ایک طرف جاتا ہے کبھی دوسری طرف جاتا ہے کبھی اوپر کی طرف جاتا ہے اور کبھی نیچے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس لمحے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری امی مجھے رات کے ٹائم میں پیچھے کی طرف جانے سے، خاص طور پہ ڈگ کے پاس جانے سے کیوں منع کیا کرتی تھیں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے جیسے تیسے اپنے اعصاب پہ نہ صرف قابو رکھا بلکہ میں جتنا جلدی سے ہو سکتا تھا پلٹا اور پلٹنے کے بعد میں نے اپنے روم کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں روم کے اندر آیا تو روم کے اندر آنے کے بعد میں نے تھوڑا سا سکون کا سانس لیا اور جب تک کہ صبح نہیں ہوئی یا فجر کی اذان کی آوازیں نہیں آنا شروع ہوئیں میں مسلسل اپنے آپ کو کمرے کے اندر لاک کر کے بیٹھا رہا اور پوری رات میں نے مسلسل قرآنی آیات یا ان کی تلاوت جاری رکھی۔ اکثر آپ نے بہت سارے ہانٹڈ ہاؤسز کے بارے میں سنا ہوگا۔ کچھ ہاؤسز میں اثرات ہوا کرتے ہیں جبکہ کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر کے افراد ہیں ان کے اوپر جادو وغیرہ کیا جاتا ہے۔ خیر آج کی یہ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کہانی کراچی ملیر کی ہے اور ملیر کے اندر ایک سوسائٹی ہے جسے شاید میمن سوسائٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مس آسما بتاتی ہیں کہ 2003-2004 میں جب ہم لوگ اسی سوسائٹی میں رہا کرتے تھے تو میری ایک دوست تھی جو کہ میرے ساتھ اسکول اور کالج میں پڑھا کرتی تھی، وہ بھی اسی سوسائٹی میں کچھ گھر چھوڑ کے رہا کرتی تھی اور یہ بتاتی ہے کہ اکثر ان کے گھر میں عجیب طرح کے واقعات پیش آیا کرتے تھے اور جب بھی ان کے والدین کو ان واقعات کے بارے میں بتایا جاتا تو خاص طور پہ جو ان کی امی تھی وہ کہتی تمہارا وہم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر قصہ مختصر یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو میری دوست تھی اس کے جو گھر والے تھے اتفاق سے ان کو کسی شادی میں جانا تھا یا آؤٹ آف ٹاؤن جانا تھا تو انہوں نے میری دوست کو پیپرز کی وجہ سے اس گھر میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ خیر میری دوست بتاتی ہے کہ رات کے تقریباً 11-11:30 بجے کا ٹائم تھا، ایک دم سے اس کو ایسا لگا کہ اس کے سراؤنڈڈ ایریے میں یعنی جہاں پہ جس کمرے میں وہ موجود ہے کچھ عجیب طرح کی شور کی سی آوازیں آ رہی ہیں۔ حالانکہ وہ اکیلی اس بنگلو میں موجود ہے لیکن اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سراؤنڈڈ بہت سارے لوگ موجود ہیں اور نہ صرف بہت سارے لوگ موجود ہیں بلکہ بہت سارے لوگ آپس میں کچھ عجیب سی زبان میں باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے اس کو لگا کہ یہ جو آوازیں ہیں ہو سکتے کہ برابر والے گھر سے یا پھر سامنے والے گھر سے آنا شروع ہوئی ہوں، لہٰذا میری دوست نے ان آوازوں کو اگنور کرنا شروع کیا اور دوبارہ سے اپنی پڑھائی کے اندر مصروف ہو گئی۔ میری دوست بتاتی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے 1 گھنٹہ مزید گزرا ہوگا کہ اس کو ایسا لگا کہ جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے اس کی بالکل بیک سائڈ پہ جہاں پہ سیڑھیاں موجود ہیں ان سیڑھیوں پہ کوئی چلتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہے
और जो भी सीढ़ियों से चलता हुआ नीचे आ रहा है, जैसे जैसे वो कदम रख रहा है वैसे वैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से कदम रखने की आवाज़ आ रही है। यानी जो भी शख्स सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है उसका या तो वज़न बहुत ज़्यादा है या फिर उसने इस तरह के जूते वगैरह पहन रखे हैं जिनकी वजह से ये जो आवाज़ है वो बढ़ती चली जा रही है। खैर कुछ देर तक मेरी जो दोस्त थी वो उसी जगह बैठे रही और बैठे बैठे ही उसने पलट के सीढ़ियों की तरफ देखना शुरू किया। वो बताती है कि आवाज़ तो आ रही थी लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बावजूद ना ही कोई उतर के सामने आया और ना ही मुझे लग रहा था जैसे अब वहाँ पे कोई मौजूद है। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और मुश्किल से आधे या पौन घंटे के बाद इत्तेफाक से जो मेरी दोस्त है वो किसी काम से किचन जाना चाहती थी। वो बताती है कि जैसे ही मैं किचन की तरफ बढ़ने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी जहाँ पे बैठी हुई थी यानी जहाँ पे मेरी किताबें रखी हुई हैं वो किताबें एकदम से हवा में उछली हैं और उछलने के बाद नीचे गिरी हैं। और ये जो कुछ हुआ था ये इतना वाज़ेह था कि क्लियरली मुझे नज़र आ रहा था और इस बात से इनकार मुमकिन नहीं था। खैर जब उसने इस तरह से किताबों को हवा में उछलते हुए और नीचे गिरते हुए देखा तो उसको अपने तौर पे जो भी कुरानी आयत आती थी इसने उन आयत की तिलावत शुरू कर दी। ये बताती कि जब मैंने कुरानी आयत की तिलावत शुरू की तो तकरीबन 1 या 1.5 घंटे तक सुकून हो गया, लेकिन 1 घंटे के बाद कुछ अजीब तरह का वाकया पेश आया। हुआ कुछ इस तरह से कि मेरी दोस्त पढ़ने में बिजी थी। एकदम से मेरी दोस्त को कुछ जलने की स्मेल आने लगी। ये जो स्मेल थी ये इस कदर शिद्दत से आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि इसके अतराफ में कोई चीज़ जलना शुरू हो चुकी है। खैर जब मेरी दोस्त ने अतराफ का या सामान का जायज़ा लिया तो बताती है कि उसने देखा कि साइड में जहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है उस सोफ़े के बिल्कुल बराबर में कुछ किताबें या पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। वो एकदम से खुद ब खुद आंख पकड़ चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि देखते ही देखते कुछ सेकंड के अंदर अंदर ये जितनी भी किताबें और सामान है ये राख के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब ये जल्दी से भागती हुई गई और इसने जहाँ पे पानी रखा हुआ था वहाँ से एक बोतल उठाई और पानी लाने के बाद उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। मेरी दोस्त बताती कि मैंने तकरीबन 15 या 20 मिनट तक मुसलसल पानी उस जगह डाला, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे ही मैं आग के ऊपर पानी डालती वैसे ही देखते देखते वो जो आग थी मज़ीद भड़कना शुरू हो जाती। खैर जैसे तैसे करके ये रात गुजरी और उसके बाद जब उसके जो घर वाले थे वापस आए तो उसने जो कुछ महसूस किया था वो सारा का सारा वाकया अपने घर वालों के सामने बयान कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके जो घर वाले थे वो इन बातों को मानने को हरगिज़ तैयार नहीं थे। उनका ख्याल था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुमने कोई चीज़ जलाई हो जिसकी वजह से आग लग गई हो। खैर इसी तरह 2 या 4 दिन मज़ीद गुजरे और 2-4 दिन के बाद इत्तफाक से इनकी जो अम्मी हैं वो रात के तकरीबन 2 या 2:15 बजे जाग रही थी। अब उनकी आदत थी कि अगर उनको नींद नहीं आती थी तो वो वज़ू करने के बाद नवाफिल अदा करना शुरू कर देती थी। ये बताती है कि जब मेरी अम्मी वज़ू करने के लिए वॉशरूम के अंदर गईं और वज़ू करने के बाद जैसे ही उन्होंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो उनकी नज़र सामने जहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद थीं उस तरफ पड़ी। अब जैसे ही मेरी अम्मी की नज़र उन सीढ़ियों की तरफ पड़ी तो अम्मी बताती है कि उन्होंने कुछ अजीब सी चीज़ देखी। उनको ऐसा लगा जैसे उन सीढ़ियों के ऊपर कोई मौजूद है और जो भी सीढ़ियों के ऊपर मौजूद है वो एक नहीं है बल्कि 2 लोग हैं। अब मेरी अम्मी क्योंकि ऑलरेडी वज़ू कर चुकी थी और वो इतनी जल्दी डरा भी नहीं करती थी, तो जब उन्होंने उन सीढ़ियों की तरफ मज़ीद गौर किया तो उन्होंने देखा कि एक औरत और एक बच्ची सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं। अजीब बात यह है कि इन दोनों के जो चेहरे हैं ऐसा लग रहा था जैसे झलसे हुए या जले हुए चेहरे हैं। दोनों की जो आंखें थीं वो लाल छोलों की तरह चमक रही थीं और वो कुछ अजीब अंदाज से सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए थे। अब मेरी अम्मी को अंदाज़ा हो चुका था कि जो भी मखलूक इनको नज़र आ रही है वो यकीनन
इंसान नहीं हो सकती। खैर मेरी मदर ने अपने तौर पे तिलावत करना शुरू की, और जब उन्होंने तिलावत करना शुरू की तो देखते ही देखते वो औरत और वो बच्ची ऐसा लगा कि खड़े होके ऊपर की तरफ चलते चले गए हैं। इसी तरह मुतादिद बार इस तरह के बहुत सारे वाक़यात थे जो इन लोगों के साथ पेश आया करते थे, और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि ये लोग इन वाक़यात की वजह से इस कदर परेशान हो चुके थे कि इन्होंने अपना घर को खाली किया, और खाली करने के बाद किसी और घर में शिफ्ट हो गए। कहा जाता है कि उसके बाद से भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी फैमिलीज़ ने यहाँ पे रहने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर उन लोगों को इस घर को छोड़ के यहाँ से जाना पड़ा। ये स्टोरी हमें आबिद साहब ने कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि ये ब्लॉक जे के अंदर रहा करते हैं, लेकिन इससे पहले ये जिस घर में या जिस बंगले में रहा करते थे वो भी इत्तफाक से ब्लॉक जे के अंदर ही मौजूद था। ये बताते हैं कि वो जो भी बंगला था उसके अंदर बहुत सारे इस तरह के वाक़यात पेश आते थे कि जिनको समझना तकरीबन नामुमकिन हुआ करता था। ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 2003 या 2004 चल रहा था, और इत्तफाक से चांद की 14वीं तारीख थी। आमतौर पे जो इनके घर वाले हैं, ख़ास तौर पे जो इनके अब्बू हैं, वो जल्दी सोने की कोशिश किया करते हैं, लेकिन इनकी जो रूटीन थी वो बड़ी ख़राब थी। अक्सर ऐसा होता कि रात को 9 बजे 10 बजे अपने दोस्तों में जाके बैठ जाते और वहाँ पे 2-2 3-3 बजे तक बैठे रहते। इनकी इस आदत की वजह से अक्सर इनके जो घर वाले थे, ख़ास तौर पे जो इनके अब्बू थे, वो इनको बहुत ज़्यादा डांटा करते थे। खैर वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था और चांदनी रात थी। इनके जो घर वाले हैं, ख़ास तौर पे जो इनकी मदर हैं, वो इनके बराबर में ही सो रही थी कि एकदम से इनको ऐसा लगने लगा कि छत की तरफ से किसी के भागने की या शोर करने की आवाज़ आ रही है। अब ये जो आवाज़ थी ये इस कदर वाज़ेह आवाज़ थी, क्लियरली पता चल रहा था कि छत के ऊपर कोई ना कोई मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि एक जगह से दूसरी जगह भागता चला जा रहा है, या फिर छत के ऊपर कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है कि जिसकी आवाज़ें बाकायदा नीचे सुनाई दे रही हैं। अब ये बताते हैं कि काफ़ी देर तक मैं ऑब्ज़र्व करता रहा और अपने आप को कन्विंस करता रहा कि हो सकता है जो आवाज़ें ये बराबर वाले बेंगलो से ये उसकी छत से आ रही हों। लेकिन काफ़ी देर तक जब ये आवाज़ें आती चली गईं तो मैंने सोचा कि मैं छत पे जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि बिला आखिर कौन है जो छत के ऊपर मौजूद है। अब जैसे ही मैं सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा तो बाकायदा महसूस हो रहा था कि सीढ़ियों के फ़ौरन बाद कोई मौजूद है, और जो भी मौजूद है वो किसी औरत के साथ बातें कर रहा है। कभी किसी मर्द की, कभी किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती, और ये जो आवाज़ थी वो इस कदर वाज़ेह थी कि इसका इनकार मुमकिन नहीं था। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं सीढ़ियों को क्रॉस करता हुआ छत की तरफ आया तो मुझे ऐसा लगा कि छत का जो आखिर वाला हिस्सा है ये आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं। इत्तफाक की बात थी कि उन दिनों हमारी जो छत थी वहाँ पे लाइट मौजूद नहीं थी, लेकिन क्योंकि चांद की 14वीं रात थी तो ये जो पूरी छत थी इसको वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता था। खैर जैसे ही मैंने छत के जो दूसरा वाला हिस्सा था उस तरफ बढ़ना शुरू किया तो छत के आखिर में जहाँ पे एक पुराना सा वॉशरूम बना हुआ था, एकदम से उस वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला मैं अपने तौर पे डर गया और मैं एकदम से पीछे हटा। मेरा ख्याल था कि एकदम से वॉशरूम से कोई बाहर आएगा, और हो सकता है कि जो भी वॉशरूम से बाहर आए वो कोई चोर हो। खैर अभी मैं पीछे हट के वॉशरूम की तरफ देख रहा था कि मैंने देखा कि मेरी अम्मी, जिन्होंने लाल कलर का लिबास पहन रखा है, कुछ अजीब तरीके से उन्होंने अपने बालों को खोल रखा है, और वो ना सिर्फ मेरी तरफ देख रही हैं बल्कि मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही हैं। अजीब बात यह थी कि उन्होंने एक दफ़ा भी ना ही अपनी पलक झपकी थी और ना ही वो मेरे ऊपर से अपनी आंखों को हटा रही थी। खैर जैसे ही मेरी अम्मी मेरे बिल्कुल करीब आई तो मैं अब तक यही सोच रहा था कि इतनी रात में मेरी अम्मी ऊपर के वॉशरूम में क्यों आई हैं। खैर मेरे करीब आके उन्होंने कुछ अजीब सी आवाज़ में, जैसे कि वो बहुत गुस्से में हो, वो मुझे कहने लगी कि जितना जल्दी हो सकता है नीचे चले जाओ, इतनी रात में तुम्हारा छत पे मौजूद होना ठीक नहीं है।
हालांकि जो मेरी मदर हैं वो आम तौर पे इतना गुस्सा नहीं किया करती और ना ही इस टोन में मुझसे बात किया करती हैं। खैर, जब उन्होंने गुस्से से मुझे इस तरह से कहा तो मैं फौरन से सीढ़ियों के रास्ते नीचे आ गया। अजीब बात यह थी कि जब मैं सीढ़ियों से निकल के वापस अपने रूम की तरफ या घर के अंदर की तरफ आया तो मेरी नज़र सबसे पहले बेड के ऊपर पड़ी। और जब मेरी नज़र बेड के ऊपर पड़ी तो वहाँ पे मेरी अम्मी ऐसे सो रही थी जैसे कि वो रात की सो चुकी हैं और इस वक्त वो बहुत ही गहरी नींद के अंदर हैं। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सामने जो अम्मी सो रही हैं, जिनको मैं जाते हुए भी यहीं पे छोड़ के गया था, यही मेरी अम्मी हैं, या फिर छत के ऊपर जो औरत वॉशरूम से निकली थी और मेरी अम्मी के रूप में मुझे नजर आई थी, क्या वो मेरी अम्मी हैं? एक अजीब सी कैफियत थी जो मुझ पे तारी थी। एक अजीब सा खौफ था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अम्मी को उठाऊं या ना उठाऊं। अल्लाह का शुक्र है कि उसके कुछ देर बाद जब मेरी अम्मी की आंख खुली और उन्होंने मुझे जागते हुए देखा तो मुझसे पूछने लगी कि बेटा इतनी रात में क्यों जाग रहे हो। बहरहाल जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि अभी मैं छत पे गया था और अजीब बात यह है कि आपकी ही हूबहू हमशक्ल औरत को मैंने अभी छत के ऊपर देखा है। अब ये सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो सख्ती किसी हालत में थी और उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ या मेरा वहम है। बहरहाल कुछ देर के बाद जब उन्होंने पढ़ाई वगैरह की और पढ़ाई करने के बाद वो मुझे छत के ऊपर लेके गईं तो आप यकीन करें छत पे ही ना वो औरत मौजूद थी और ना ही उसका कोई नामो निशान मौजूद था। अजीब बात यह थी कि जिस वॉशरूम से मेरी अम्मी की हमशक्ल निकल के बाहर आई थी उस वॉशरूम के गेट पे ताला लगा हुआ था। उसके बाद भी हमारे घर में इस तरह के वाकयात मुसलसल पेश आते रहे और अक्सर हमें अपने घर के अंदर वो लोग नजर आया करते थे जो कि घर के अंदर मौजूद ही नहीं होते थे।